Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Today we are going to discuss about some of the numericals based on critical angle and total internal reflections. Last class we have discussed about the concept of critical angle and total internal reflections. Today we are going to discuss about that of the numericals. What is critical angle? कब ये होता है? Total internal reflections कब होता है? पहला कंडीशन इसमें आएगा when the light travels from denser medium to rarer medium. When the light travels from denser medium to rarer medium, the light bends away from the normal and at the certain angle of incidence. If the angle of refraction is 90 degree, then that angle of incidence is known as what? Critical angle. That angle of incidence is known as critical angle. What? If the angle of incidence is greater than critical angle, then light bends away from the normal and it gets reflected or returns back to the same medium when light travels from denser medium to rarer medium. And this process is known as total internal reflection, in which light is coming back to the original medium after going through a refraction process. Important ये है कि refraction process से light original medium को आता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? Total internal reflections. आया समझ में? चलो इसका कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं. पहले एक मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं. When light travels from denser to rarer medium, then that is equal to sin c. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम. मतलब लाइट कहां से आ रहा है? डेंसर से रेयर. अगर रेयर से डेंसर तक हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो 1 बाई साइन सी लिखेंगे. 1 बाई साइन सी लिखेंगे. आया समझ में? अरे हाँ या ना? इसी तरह का क्वेश्चन तो था ना, डेंसर टू रेयर साइन सी, रेयर टू डेंसर 1 बाई साइन सी. यही हो रहा है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मीडियम विल बी मोर डेंसर. मीडियम विल बी more denser. Refractive index कम, less denser. या फिर हम बोल सकते हैं कि रेयर मीडियम. क्या ये वाला रेयर मीडियम? आया समझ में कि नहीं? क्या है ये वाला रेयर मीडियम? अब ये मेरा वेलोसिटी कम होगा डेंसर में, वेलोसिटी रेयर में ज्यादा होगा. वेलोसिटी रेयर में क्या होगा? ज्यादा होगा. आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है क्या? अरे हाँ या ना? आगे बढ़े. ये कॉन्सेप्ट याद रख लो या फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चंस को चलते हैं. चलो लिख लो. थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके मैं मिटाने जा रहा हूं. देखो क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं. व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर. रे मेरा कैसे जा रहा है? मान के चलो कि ये मेरा ग्लास है, ये मेरा वाटर है. आया समझ में कि नहीं? ये मेरा वाटर है. अब ग्लास से रे जा रहा था, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने को पूछा गया है गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर. तो पहले हम दिखेंगे ग्लास और वाटर मीडियम में कौन ज्यादा डेंसर है. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है 1.6, वाटर दिया गया है 1.3. तो मेरा ग्लास इज द रिफ्रैक्टिव. ग्लास क्या है मेरा? डेंसर मीडियम. और वाटर है मेरा रेयर मीडियम. वाटर है मेरा रेयर मीडियम. आया समझ में कि नहीं? चलो तो ग्लास से वाटर जा रहा था, तो ये वाला यहां पे 90 डिग्री बना दिया. अब ये वाला एंगल सी फॉर्मेशन हो गया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से वाटर डेंसर टू रेयर गया, तो मैं क्या लिखूंगा? साइन सी लिखूंगा. मैं क्या लिखूंगा? साइन सी लिखूंगा. अरे हाँ या ना? मैं साइन सी लिखूंगा. ग्लास से वाटर, हाँ साइन सी लिखूंगा मैं. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी. म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी इक्वल टू साइन सी. ये वाला हम पढ़े थे. कहां पे पढ़े थे? अरे कहां पे पढ़े थे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में पढ़े थे. देखो यहां पे तुम अगर बोलोगे कि सर साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू आपने बोला था. हाँ बोला था. कब होता है ये वाला? जब ये रेयर से डेंसर होगा.
यहाँ पे वही लिखोगे। अगर तुम इस तरह लिखोगे तो लिखोगे साइन सी इक्वल टू 1 बाई वाटर से ग्लास, रेयर डेंसर, वाटर मेरा रेयर मीडियम है, ग्लास मेरा डेंसर मीडियम है, यहीं से लिखो वही वाला ही आएगा। सॉल्व करो खुद, लिखो वही वाला ही आएगा। तो म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी इक्वल टू साइन सी। क्या मुझे पूछा गया है? क्रिटिकल एंगल पूछा गया। क्या तुमको म्यू डब्ल्यू का वैल्यूज गिवन है? क्या तुमको ग्लास का वैल्यू गिवन है? क्या तुम यहाँ से साइन सी निकाल सकते हो? म्यू डब्ल्यू 1.3, म्यू जी 1.6, तो तुमको सी निकालना है जिसका वैल्यू जाएगा साइन इनवर्स 1.3 बाई 1.6। क्या तुम्हारा वैल्यूज इधर ऐसे ही कुछ आएगा? अरे हाँ या ना? चलो ये वाला खुद कर लोगे, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। हुआ? देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए ग्लास स्लैब immersed in air is 30 degree, immersed in air is 30 degree. What will be the critical angle where it is immersed in a medium of refractive index √2? कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, critical angle of incidence in a medium of in a glass slab immersed in air is 30. C मुझे क्या दिया गया है? 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल मेरा क्या दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। कब ये होता है? ऑब्वियसली जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगा। लाइट डेंसर से मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर यहाँ पे कौन है? ग्लास है। रेयर कौन है? एयर है। तो क्या मैं साइन सी लिख सकता हूं? क्या मैं इसी को 1 बाई एआर से ग्लास इक्वल टू साइन सी का वैल्यू है 30 डिग्री लिख सकता हूं? ये मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे दिया गया है व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होगा? व्हेन इट इज इमर्स्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। क्या होगा जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई √2 दिया गया होगा? किसका? कोई ग्लास स्लैब का। किसका? कोई ग्लास स्लैब का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यहां पे कोई भी मीडियम ले लो, ये विथ रेस्पेक्ट टू एआर के हिसाब से √2 होगा। वाह, तो यहां से हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा ना? एआर टू ग्लास, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा मैं बोल रहा हूं, क्यों निकालना पड़ेगा। यहां से पहले निकाल लो, म्यू जी इक्वल टू 1 बाई साइन 30 होगा। अब म्यू जी इक्वल टू 1 बाई साइन 30 है 1/2, तो यहाँ पे एआर आएगा। यहाँ पे एआर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एआर हो जाएगा मेरा √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एआर हो जाएगा मेरा क्या? 2। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है? वो ग्लास स्लैब को लेकर मीडियम में डालेंगे, ग्लास स्लैब को लेकर क्या लेंगे? मीडियम में डालेंगे। तो लाइट कहां से कहां तक जाएगा? ग्लास से मीडियम तक चलेगा, ग्लास से मीडियम तक चलेगा। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, सोच जरा यहां से, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो कौन डेंसर है? ग्लास डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वही डेंसर है, तो ग्लास से मीडियम तक लाइट आना चाहिए क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन होने के लिए। तो क्या मैं इसको ग्लास से मीडियम से साइन सी डैश लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या मैं म्यू मीडियम बाई म्यू जी लिख सकता हूं? साइन सी डैश मुझे चाहिए। क्या तुमको, अच्छा ये वाला कहां से? एआर के रेस्पेक्ट से ये सब हो रहा है। म्यू मीडियम का वैल्यूज है √2, म्यू जी का वैल्यूज है 2, तो क्या मेरा साइन सी डैश ऐसे बनेगा √2/2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई √2, 1 बाई √2, साइन सी डैश इक्वल टू 1 बाई √2। तो क्या मेरा सी डैश इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई √2 बनेगा। सी डैश इक्वल टू 45 डिग्री, सी डैश इक्वल टू 45 डिग्री क्या मेरा बनेगा? सी डैश इक्वल टू 45 डिग्री बनेगा। अरे हाँ या ना? ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है। आया समझ में? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सी डैश इक्वल टू यहाँ पे 45 डिग्री, यही तो मेरा बनेगा सी डैश इक्वल टू 45। स्क्रीन को पास करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो क्या दिया गया है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 is incident on a horizontal glass air surface at the critical angle C. If a thin layer of water of refractive index 4/3 is now poured on the glass air surface, is now poured on the glass air surface
At what angle will the ray of light emerge into air at the water air surface? At what angle will the ray of light emerge into the air at the water air surface? यहाँ पे देखो दो तरह के केसेस दिया गया है। पहले क्या होता है, मान के चलो कि ये मेरा ग्लास का सरफेस था, ये बोला ए बी है, इधर मेरा ग्लास का सरफेस है। जब लाइट ग्लास से एयर जा रहा था तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन हुआ था। क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन, ये वाला सी था, ये वाला रिफ्रैक्शन 90 डिग्री था। जब क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन हुआ तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या ये कंडीशंस के लिए मैं लिख सकता हूं साइन सी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, सोच जरा, म्यू जी इंटू साइन सी, म्यू जी इंटू साइन सी इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन 90। स्नेल्स लॉ मैंने अप्लाई किया है, तुम चाहो तो कुछ भी अप्लाई कर सकते हो यार। यहां से तुम इधर ये कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हो कि लाइट मेरा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हो, लाइट मेरा ग्लास से एयर जा रहा था, डेंसर टू रेयर, तो साइन सी डाल सकते हो। मैंने इस तरह किया, यहाँ पे सी निकालना है और कुछ नहीं यहाँ पे करना है। देखो ये वाला एक नया कॉन्सेप्ट से मैं सिखा रहा हूं। म्यूजी इंटू साइन सी, म्यूजी का वैल्यू दिया गया है, देखो यहाँ पे 3/2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया गया है 3/2, तो 3/2 साइन 90 1/साइन सी, क्या मेरा साइन सी इक्वल टू 2/3 बनेगा। चलो इसको नोट कर लो, साइन सी मेरा 2/3 निकलेगा। अब मैंने क्या है कि ग्लास एयर इंटरफेस, ये वाला क्या था, ग्लास एयर इंटरफेस, ग्लास एयर का इंटरफेस हुआ था। आया समझ में? If a thin layer of water of refractive index 4/3, एक वाटर मैंने क्या किया, is now poured on the glass air surface, ये वाला ग्लास एयर सरफेस में मैंने क्या किया, यहां से वाटर थोड़ा मिला लिया गैस को। अब वाटर मिलाने से ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। अब ये वाला डायग्राम कैसे बन जाएगा, अब ये वाला डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या मेरा ऐसे डायग्राम बन जाएगा। अभी सोचो, पहले ये वाला नहीं था, जब मैंने वाटर को मिलाया यहाँ पे ग्लास में तो ये वाला यहां से मिला, क्या मेरा ये जो एंगल बना, क्या मेरा ये एंगल यहाँ पे आर होगा, मान के चलो कि हमारा ये एंगल आर होगा। और ये क्या किया, वाटर से फिर से लाइट मेरा एयर को जा रहा है, मेरा क्या हो रहा है, एयर को जा रहा है। आ रहा है समझ में कि नहीं? देखो मैं थोड़ा सा कॉलर यूज कर लेता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाएगा इजीली। आया? ये वाला कहां जा रहा है, ग्लास, अब ये वाला वाटर हो बन गया, ये एयर था, यहाँ पे वाटर बन गया, अब ये वाला एयर बन गया। लाइट ऑफ वाटर से एयर चलेगा, मान के चलो कोई भी एंगल में ये मेरा रिफ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी एंगल पे ये मेरा रिफ्रैक्शन हो सकता है, वही मुझे पूछा गया है। देखो, एट व्हाट एंगल विल द रे ऑफ लाइट इज इमर्स इनटू एयर, एयर को कितने एंगल पे ये इमर्स होगा, एट द वाटर एयर सरफेस। यही तो मेरा वाटर एयर सरफेस है, यही तो मेरा ग्लास और वाटर सरफेस है। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें किसी का दिक्कत है? आ रहा है समझ में यहां तक? चलो अब क्या होता है मेरा, अगर ये एंगल मेरा आर बना है तो क्या मेरा ये एंगल भी आर बनेगा, हाँ कि नहीं? ये एंगल भी मेरा क्या बनेगा, आर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये मेरा ट्रांसवर्स है, तो ये मेरा आर बना। क्या अब मेरा ग्लास और वाटर के इंटरफेस के लिए, पहले था ग्लास एयर इंटरफेस, अब ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए, ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए क्या मैं यहां पे कॉन्सेप्ट क्या डालूं, ग्लास से वाटर, यही वाला पोर्शन, ये वाला से यहां से, तो म्यूजी इंटू साइन सी, स्नेल्स लॉ, म्यूजी इंटू साइन सी इक्वल टू, यहां पे म्यू वाटर इंटू साइन आर, यही मेरा आएगा। म्यू वाटर का वैल्यूज दिया गया है, देखो यहाँ पे 4/3, क्या दिया गया 4/3, म्यूजी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 3/2। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, यही वाला दिया गया है।
वहां क्या दिया गया है, म्यूजिक का वैल्यू 3/2, साइन सी का वैल्यू 2/3, म्यू वाटर का वैल्यू 4/3, साइन आर, क्या ये वाला 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, तो साइन आर मेरा आया 3/4, साइन आर मेरा क्या आया 3/4, साइन आर मेरा क्या आया 3/4। क्यों मैंने निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अभी मैं वाटर से एआर, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वाटर टू एआर इंटरफेस, वाटर टू एआर में इंटरफेस करूं, वाटर टू एआर में इंटरफेस करना हूं, वाटर टू एआर मैंने इंटरफेस किया तो फिर से यही वाला आर भी यही वाला एंगल आएगा, म्यू वाटर फिर से डालो स्नेल्स लॉ, साइन आर, म्यू आर इंटू साइन आर, हाँ म्यू वाटर इंटू साइन आर इक्वल टू यहाँ पे म्यू ए आर इंटू साइन थीटा, म्यू ए आर कितना है 1 है, साइन थीटा यही तो मेरे थीटा चाहिए, म्यू वाटर कितना हुआ 4/3, साइन आर मुझे क्या चाहिए, साइन आर कितना मिला है 3/4, तो 3 3 कैंसल आउट, 4 4 कैंसल आउट, साइन थीटा इक्वल टू क्या बन गया 1, तो साइन थीटा 1 बनेगा तो थीटा क्या बन जाएगा 90 डिग्री, थीटा क्या बन जाएगा 90 डिग्री, आया समझ में, थीटा क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो जो रे है वो मेरा दैट विल मूव इन द पैरेलल, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पैरेलल होके इमर्ज होगा, क्या होगा मेरा पैरेलल, इसी लाइन पे मेरा इमर्ज होगा, आया समझ में, थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 90 डिग्री, हो गया, अरे हुआ या नहीं ना, इसमें किसी का डाउट हुआ, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, AB and CD are the surface of the two slabs as shown in the figure, दो स्लैब है, दो स्लैब का ये AB एक सरफेस है, CD एक सरफेस है, मतलब दो स्लैब है, द मीडियम बिटवीन द स्लैब हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, जो मीडियम है इसके अंदर, यहाँ पे एक स्लैब रखा हूं, यहाँ पे एक स्लैब रखा हूं, ये जो मीडियम है इनके बीच का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, refractive index of slab AB is √2 and that of the CD is √3, CD का refractive index √3, AB का refractive index 2, find the angle of incidence। अच्छा यहाँ पे और एक चीज भी दिया गया है, रे जो है मेरा इसी तरह इंसिडेंट हो रहा है, ये वाला रे इंसिडेंट रे है, ये वाला क्या हो रहा है इसी तरह इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने के बाद वो बोला है सो दैट, यहां से इंसिडेंट हो रहा है मान के चलो, so that the ray is totally reflected by both the slabs, ray is totally reflected by both the slabs, मतलब दोनों स्लैब के अंदर ही रिफ्लेक्टेड होगा, तो इसका मतलब ये डायग्राम मेरा कुछ ऐसा आया होगा, अगर ये डायग्राम को मैं यहां से रीड्रॉ करता हूं, ये डायग्राम को मैं रीड्रॉ करता हूं, देखो डायग्राम से ही बात समझ जाओगे, ये वाला मेरा AB है, अब ये वाला मेरा क्या है CD है, कोई रे मेरा ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, अब यहां से रिफ्लेक्ट होके कोई रे मेरा ऐसे चलेगा, आ रहा है समझ में, यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होके यहां तक चलेगा, यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगा या ऐसे, मतलब ऐसे ही चलना चाहिए, यहां से भी वो रिफ्लेक्ट होगा, यहां से भी रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, रे मेरा ये मेरा एआर मीडियम था, कोई भी दूसरा मीडियम है, अब ये मेरा ग्लास को जा रहा था, ग्लास को जाते वक्त इसने क्या किया, यहाँ पे ग्लास के जाते वक्त ये यहाँ पे किसने किया रिफ्रैक्शन किया है, क्या हुआ है रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऐसे हुआ है कि लग रहा है कि यहाँ पे पूरा टोटली रिफ्लेक्शन बन गया है, रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे आई तो यहाँ पे आई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा ये इक्वल होगा इसके साथ, ये जरूरी नहीं है, मगर यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे इतना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है कि पूरा टोटली हमको दिखाई दे रहा है कि ये रिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब ये आई हुआ तो ये भी आई होगा, ये आई तो होगा ना, देखो हुआ ये आई होगा, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हुआ इंसिडेंट हुआ, तो एक्चुअली में ये क्या होना चाहिए, ये मेरा रिफ्रैक्शन होना चाहिए, रिफ्रैक्शन हुआ है, मीडियम से ग्लास को लाइट आ रहा है तो रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये इतना बेंड हुआ है
इतना बेंड, यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बना है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ साथ ये रिफ्लेक्ट भी हुआ है। ये क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो ये भी आई मतलब ये भी आई। आया समझ में कि नहीं? ये भी आई मतलब ये भी आई। हमको ये पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मिनिमम एंगल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई कितना होगा सो दैट द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय बोथ द स्लैब्स। टोटल रिफ्लेक्टेड हुआ, देखो यहां से गया रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन इतना जोर से हुआ कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ साथ ये रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी ओबे किया। अब ये यहां से इंसिडेंट हुआ, यहां से इंसिडेंट हुआ, इसका मतलब ये था कि ये यहां से इंसिडेंट हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ ये पोजीशन पे, ये इंटरफेस पे, फिर से ये क्या हुआ, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ साथ ये भी रिफ्लेक्शन हुआ। आया, चलो अब करते हैं एक तो बाद। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सोचो जरा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होने से लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलेगा? जब ये आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बनेगा। जब आई मेरा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बनेगा तो पहले हमको क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा। कौन है? मान के चलो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल फॉर AB सरफेस। AB सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? जब लाइट AB सरफेस में इंसिडेंट, इसका मतलब है जब लाइट मेरा AB सरफेस से इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना बनेगा? देखो यहाँ पे पहले सोचो μ2 डेंसर है या μ1 डेंसर है? μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट मेरा 2 से 1 गया, लाइट मेरा 2 से 1 आ रहा है। 2 से 1 मतलब क्या हुआ? मान के चलो ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है, ये मेरा मीडियम 3 है। 2 से 1 जा रहा है तो इसका मतलब साइन C बनेगा। इस तरह करोगे तो हो जाएगा। अच्छा ये से स्नेल्स लॉ डाल देते हैं, छोड़ो स्नेल्स लॉ डाल देते हैं। स्नेल्स लॉ डालने से क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 2 दिया गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल टू √2 दिया गया है। तो μ2 इंटू साइन आई का वैल्यूज क्या होगा? C होगा। पहले क्रिटिकल एंगल चेक करके मान के चलोगे पहले क्रिटिकल एंगल C में हुआ है तो μ2 इंटू साइन C, अच्छा आई लिख लेता हूं फिर से बार साइन C इक्वल टू μ1 इंटू साइन R। ये R कितना होना चाहिए? R मेरा 90 होना चाहिए। μ1 का वैल्यूज क्या है? √2। R मेरा 90 होना चाहिए। μ2 का कितना होगा? μ2 का 2 साइन C होना चाहिए। आया समझ में? तो साइन C इक्वल टू √2/2 1/√2 साइन 90 तो C मेरा क्या बन गया? 45 डिग्री। C मेरा क्या बन गया? 45 डिग्री। तो यहां से ये पोजीशन से मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया I मस्ट बी ग्रेटर देन C दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना होना चाहिए? 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए? ये सरफेस के लिए, ताकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन सके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन सकेगा। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? अरे हुआ कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या होगा? इसी ये AR2 कौन सा सरफेस? μ3 इक्वल टू √3। तो उसी तरह यहां पे भी देखो, यहां पे भी क्रिटिकल एंगल ऐसा होना चाहिए, सॉरी हाँ क्रिटिकल एंगल सॉरी इंसिडेंट एंगल, क्रिटिकल एंगल इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल इसका क्रिटिकल एंगल से CD का क्रिटिकल एंगल के लिए, CD सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलेगा। तो देखो अब मैं लिख रहा हूं क्रिटिकल एंगल फॉर CD सरफेस, क्रिटिकल एंगल फॉर CD सरफेस। तो क्या मैं लिखूंगा? μ2 इंटू साइन I इक्वल टू μ3 इंटू साइन, क्या बनेगा एंगल यहाँ पे? μ2 इंटू साइन I इक्वल टू μ3 इंटू वही वाला साइन R बनेगा, जहां पे साइन R डैश लिख लो। μ3 का वैल्यू है √3, साइन R डैश का वैल्यू 90 डिग्री बनेगा क्रिटिकल एंगल के लिए, जबकि μ2 का वैल्यू 2 है। साइन यहाँ के मान में देखो C डैश है, यहाँ पे क्या है? C डैश है। तो साइन C डैश इक्वल टू क्या मेरा? √3/2 बनेगा। साइन 90 तो 1 है,
तो यहाँ पे जो सी डैश आ गया, यहाँ पे जो सी डैश आ गया √3/2 क्या है 60 डिग्री, साइन 60। तो सी डैश क्या बनेगा 60 डिग्री, क्या बनेगा 60 डिग्री। देखो अच्छी तरह से यहाँ पे सी डैश क्या बना 60 डिग्री। जब सी डैश मेरा 60 डिग्री बनेगा, जब सी डैश मेरा 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ के लिए, ये सरफेस के लिए यहाँ पे आई डैश मान के चलो, वही आई डैश है, तो मान के चलो आई है, मान के चलो आई है, आई must be greater than c dash equal to 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम कितना हो जाएगा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम क्या होगा 60 डिग्री। तो आई मिनिमम क्या बनेगा, आई मिनिमम यहाँ का आंसर बनेगा, आई मिनिमम एटलीस्ट कितना होना चाहिए 60 डिग्री, आई मिनिमम कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। आया समझ में, ना इसमें किसी का दिक्कत है, ना इसमें किसी का दिक्कत है, आई मिनिमम कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। आया समझ में, चलो नेक्स्ट स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला। देयर इज ए फिश एट ए डेप्थ h मीटर इन ए क्लियर एंड काम वाटर, मतलब वाटर लेवल है, मान के चलो कि यहाँ पे मेरा वाटर लेवल है वहां, और यहाँ पे मेरा कोई फिश है, यहाँ पे कोई मेरा फिश है वाह, ये मेरा क्या है फिश है, वाह अच्छा सा फिश बन गया कल के लिए, वाह ये मेरा क्या हुआ, ये एक फिश है, वाह जब ये मेरा एक फिश है, ये कितना दूरी पे है, मतलब सरफेस से h दूरी पे है, पूरा वाटर में है। Prove that the surface of water appears like a mirror to the fish. Surface of the water, ये जो मेरा surface है, ये fish को क्या दिखाई देगा, ये fish को एक मिरर के तरफ दिखाई देगा। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है उसका, ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ से जो जो डिरेक्शंस पे मेरा लाइट जा रहा है, सुन रहा आंख से लाइट जाएगा, तो ये मेरा क्या हो रहा है रिटर्न करके आ रहा है, मिरर मतलब रिटर्न करके आ रहा है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एयर सरफेस है, ये तो मेरा वाटर सरफेस है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट देखो, लैंग्वेज देखो, प्रूव दैट द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर अपीयर्स लाइक ए मिरर टू द फिश। मिरर मतलब यहाँ से जो रे जा रहा है ये दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इक्वल टू h बाई म्यू स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कोई रीजन है, कोई रीजन यहाँ पे है, मान के चलो कि ये एक सर्कुलर रीजन है, ये कोई एक सर्कुलर रीजन है, यहां से वह सिर्फ इतना रीजन को छोड़ के बाकी सब सरफेस, बाकी सारे सरफेस, यहां से इतना निकालो, यहां से उतना निकालो, उसको मिरर के तरफ दिखाई दे रहा है। यहां से जो जा रहा है ये उसको सरफेस में उसको क्या हो रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसको क्या हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आया समझ में, ना इसमें किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या। एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसको घुमा देते हैं, थोड़ा और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सर्कल मेरा मान के चलो कि यहां से दिखाई दे रहा है, सर्कल मेरा यहां से, ये सर्कल मान लो, सर्कल है ये, यहां से ये पहला पॉइंट को बी दे दो, ये वाला पॉइंट को ए दे दो, इसको रेडियस आर मान लो, ये वाला पॉइंट को ओ दे दो, इसको भी ज्वाइंट करना पड़ेगा, बोल रहा हूं क्यों ज्वाइंट कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, मैं यहां से इतना तक रे मेरा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, रे मेरा क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। रे मेरा कैसे जा रहा है, रे मेरा ऐसे जा रहा है, यहां से रे आया तो ये वाला इस तरह चला गया, आया समझ में, यहां से रे आया तो ये वाला यहां से चला गया, यहां से थोड़ा, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने इंक्रीज किया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए ये इसको मिरर के तरह दिख रहा है। यहां से क्या हुआ, यहां से ये वाला 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मेरा क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। यहां से ले लो, यहां से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, यहां से मेरा क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। आया समझ में, ना यहाँ पे किसी का डाउट है। क्या हो रहा है, पॉइंट ओ से लाइट जा रहा है, पॉइंट सी में क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन हो रहा था, ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ और रे मेरा रिटर्न नहीं आ सका। रे मेरा रिटर्न मतलब
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपने मीडियम को नहीं आ सकता। जब मैं क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस I ग्रेटर देन C हुआ यहाँ पे, तो मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और वो रिटर्न किया अपने ओरिजिनल मीडियम को, सो दैट द सरफेस ऑफ द वाटर लुक्स लाइक ए मिरर टू द फिश। इधर भी वही वाला सिचुएशन है। तो अब मैं ये पैरेलल है, अब यहां से ड्रॉ करूं तो ये वाला ये पैरेलल है, तो ये वाला ट्रांसवर्स है, तो मेरा क्या ये वाला भी एंगल C बनेगा, क्या ये वाला भी एंगल C बनेगा? अरे हाँ या ना, एंगल C बना क्या ना, इसी में किसी का डाउट हो रहा है? अरे हाँ या ना? अब देखो जब मेरा लाइट वाटर से एयर मीडियम को जा रहा था, म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जब मेरा लाइट वाटर से एयर मीडियम को जा रहा था तो क्या मेरा ये वाला साइन C बनेगा? क्या मेरा ये वाला साइन C बनेगा? अरे हाँ या ना? क्या मैं इसको 1/एयर टू वाटर लिख के इसको साइन C लिख सकता हूं? एयर से वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है म्यू, तो मेरा लिख सकता हूं साइन C इक्वल टू 1/म्यू। अरे हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? आया समझ में यहां तक? अब देखो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम सबको समझ में आ रहा है ना? साइन C इक्वल टू 1/म्यू दिख रहा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, ट्रायंगल OAB, ये वाला पॉइंट को B मान लो, ये वाला पॉइंट को B मान लो। ये वाला पॉइंट को जब B माना है तुमने, तो ट्रायंगल OAB में मैं साइन C इक्वल टू क्या लिखूंगा? ये वाला यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो साइन C मेरा क्या होगा? P मतलब AB बाई OB। आया समझ में? AB मेरा कितना है? R है। OB मेरा कितना है? ये R है, ये H है, तो क्या मेरा ये वाला R² प्लस H² का रूट ओवर आएगा। साइन C मेरा क्या आ रहा? 1/म्यू आएगा, हुआ कि नहीं? साइन C मेरा लिखा है यहाँ से 1/म्यू, ये वाला आया R/R² प्लस H²। अब इन दोनों का बोथ साइड का मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, 1/म्यू² इक्वल टू R का स्क्वायर बाई R² प्लस H²। ये वाला देखो इधर 1/म्यू² इक्वल टू R² बाई R² प्लस H²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या इधर यहां पे करता हूं, देखो R² प्लस H² इक्वल टू म्यू² इंटू R², म्यू² R² माइनस R² इक्वल टू H²। अब मेरा R² कॉमन गया तो म्यू² माइनस 1 इक्वल टू H² हुआ। R इक्वल टू क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर रूट H बाई म्यू², यहाँ पे R क्या बन जाएगा ना, H बाई म्यू² माइनस 1 का रूट। आया समझ में? ये वाला यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चलो हो गया क्या यहाँ पे? R इक्वल टू वही वाला आ गया, H बाई म्यू² माइनस 1 का रूट ओवर ना। इसी में किसी का दिक्कत हुआ? लाइट मेरा इसको मिरर इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ है, ताकि लाइट मेरा ओरिजिनल मीडियम को रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जो सर्कल जो रीजन में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, उसी रीजन पे मेरा क्या होगा? उसी रीजन में ही सर्कल बनना होगा, उसी रीजन से। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे लाइट मेरा रिफ्रैक्टेड हो रहा होगा, मगर इसी रीजन के लिए नहीं दिख रहा है। कौन सा रीजन? वही वाला R रेडियस टिप। जितना जो पॉइंट से नहीं दिख रहा है, उसी पॉइंट से मेरा क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन हुआ होगा, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन रहा है। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट से ये वाला करना है। आया समझ में? चलो स्क्रीन को बंद करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका करेंगे। देखो क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन, ए बॉल इज प्लेस्ड एट द डेप्थ ऑफ 2√7 सेंटीमीटर इन वाटर and a floating opaque disc is placed over the ball so that ball is not visible from the surface. बॉल सरफेस से नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? यहां पे मान के चलो कोई बॉल है जो मेरा डेप्थ कितना है 2√7 सेंटीमीटर, यहां से इतना 2√7 सेंटीमीटर पे प्लेस हुआ है, प्लेस्ड ओवर द बॉल so that
एंड ए फ्लोटिंग ओपेक डिस्क इज प्लेस्ड ओवर द होल, बॉल से ऊपर में ओपेक डिस्क प्लेस हुआ है, सो दैट बॉल इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सरफेस। ये सरफेस से बॉल नहीं दिख रहा है, हाँ कि नहीं? व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क? डिस्क एक ऐसा हुआ है तो बॉल नहीं दिख रहा है, तो मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा है। देखो वो वाला इसी जो क्वेश्चन हम वहां पे पढ़े थे, जो क्वेश्चन हम वहां पे पढ़े थे वही वाला आ गया क्या? क्या वही वाला आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? तो यहां पे मैं आर का वैल्यूज फॉर्मूला क्या पुट कर सकता हूं? आर इक्वल टू मिनिमम डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या है? डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, तो मैं पहले आर निकाल लेता हूं। आर इक्वल टू एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। एच क्या है? 2√7। म्यू कितना दिया गया है? म्यू का वैल्यू वही 3/2 डाल दो, सॉरी वाटर का है ना, वाटर का 4/3, म्यू वाटर 4/3 1.3 कोई भी डाल दो, 4/3 का स्क्वायर माइनस 1 का रूट। क्या तुम यहां से आर निकाल सकते हो? डायमीटर डी इक्वल टू 2r निकाल सकते हो, डायमीटर डी इक्वल टू 2r निकाल सकते हो क्या? अरे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ? हो गया क्या? चलो स्क्रीन को पॉज कर लो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला प्रॉब्लम करेंगे, लास्ट वाला प्रॉब्लम करेंगे। देखो क्वेश्चंस क्या दिया गया है? रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स ए रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। मतलब ये कोई डेंसर मीडियम है, लाइट मेरा डेंस से रेयर ऐसे जा रहा था, ये डेंसर है, ये रेयर है, ये उसका नॉर्मल। इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, मतलब यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह है। एक बार इसका न्यूमेरिकल भी हमने कराया था, वाह, दूसरे लैंग्वेज था क्वेश्चन पे। रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पे एंगल मिला आर, यहां पे आई, तो यहां पे भी आई। आया समझ में? रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो यहां पे क्या होगा? क्रिटिकल एंगल हुआ है, क्रिटिकल एंगल होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यहां पे थोड़ा ट्राई करो 1 मिनट के लिए। देखो क्या हुआ है, डेंसर मीडियम से लाइट मेरा रेयर मीडियम को जा रहा था, यही हुआ है। तो मान के चलो कि म्यू डेंसर, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, म्यू डेंसर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। रेयर डेंसर, ये रेयर आया समझ में? अरे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है? इसमें किसी का दिक्कत है क्या? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? आई, ये वाला डेल्टा मान लो, ये वाला डेल्टा मान लो, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। आई प्लस आर, डेल्टा मेरा क्या है? 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई प्लस आर इक्वल टू क्या है मेरा? 90 डिग्री। आई प्लस आर मेरा क्या है? 90 डिग्री। आया समझ में? आई प्लस आर क्या है मेरा? 90 डिग्री। तो I प्लस आर अगर 90 डिग्री हुआ, क्या मैं यहां से R इक्वल टू 90 माइनस आई लिख सकता हूं? R इक्वल टू 90 माइनस आई लिख सकता हूं। तो म्यू डेंसर साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर का वैल्यू है 90 माइनस आई, दैट इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस क्या बनेगा? कॉस आई। तो म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर कॉस आई। साइन आई बाई कॉस आई इक्वल टू टैन आई इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। टैन आई इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ? टैन आई इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। चलो इसको रख लो यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से क्या होगा? यहां से देखो,
क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन है, डेंसर से रेयर चलेगा, डेंसर से रेयर चलेगा, तो डेंसर से रेयर आया तो यहां पे मेरा क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन हो, डेंसर से रेयर आया तो क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन। क्या इसी को मैं म्यू आर बाई म्यू डी लिख सकता हूं? हाँ कि नहीं? म्यू आर बाई म्यू डी इसको मैं लिख सकता हूं साइन सी। देखो ये डेंसर से रेयर जा रहा है तो डायरेक्टली मैं साइन सी लिखा होता, अगर मैं इसको रेयर से डेंसर के फॉर्मूला में लिखता तो यहां पे 1 बाई साइन सी लिखता। सोचो ये थोड़ा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर लिखता तो 1 बाई साइन सी लिखता। कंफ्यूजन यहां पे कभी मत होना, वाह। म्यू आर से म्यू डी इक्वल टू साइन सी। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कंफ्यूजन क्यों होते हैं? क्योंकि बुक में ज्यादातर म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन सी लिख लेता है। एक्चुअली ये क्यों लिखा होता है? कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकाले वो विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। अगर जैसे कि दिया गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू 3/2, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये एयर हम नहीं लिखते, मान लेते हैं कि ये कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। आया समझ में कि नहीं? एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, डेंसर टू रेयर जाएगा तो साइन से सी आएगा। आया समझ में? अगर मैं फॉर्मूला लिखूं रेयर टू डेंसर, फॉर्मूला में लिखूं रेयर टू डेंसर, लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर जाने पे ही क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन होगा, रेयर टू डेंसर में नहीं होगा। लिखते वक्त कब लिखोगे? डेंसर ऊपर रेयर नीचे, मतलब डेंसर से रेयर को लाइट जा रहा है। अगर इसको मैं डेंसर मीडियम की तरह लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर, तो 1 बाई साइन सी आएगा। आया समझ में? चलो यहां पे म्यू आर बाई म्यू डी क्या है? टैन आई। टैन आई इक्वल टू क्या बन गया? साइन सी। तो सी इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं? साइन इनवर्स टैन आई। आया समझ में? साइन इनवर्स टैन आई। हो गया? अरे हो गया कि नहीं? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। ये बस न्यूमेरिकल्स थे कुछ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल के बीच में। हो गया? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे लेंस के बारे में। वाह, लेंस के बारे में, जैसे वहां पे मिरर था यहाँ पे लेंस आएगा। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।